नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर पूर्व राज्य नागालैंड में, लेकिन बात हम करेंगे महाराष्ट्र में चल रही सियासत की। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे से उनका नाम, निशान, पहचान ये तीनों छीन लिया है। और शिंदे गुट के हक में जिस तरह का फैसला किया, उसके बाद से उद्धव गुट में बेचैनी लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। एक तरफ तीर कमान हाथ से निकल गया, ऊपर से शिवसेना का नाम भी चला गया। ऐसे में जगह जगह जाकर बार बार उद्धव ठाकरे ये समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग की ओर से ये सब कुछ किया जा रहा है और चुनाव आयोग को तो भंग कर देना चाहिए। उद्धव ठाकरे की ओर से कई गंभीर आरोप लगातार चुनाव आयोग के मद्देनजर लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इनडायरेक्टली निशाना साधते हुए गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने मोगैम्बो तक करार दे दिया है। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ शिंदे गुट जश्न मना रहा है, उद्धव ठाकरे के गुट में बेचैनी है, तो वहीं संजय राउत का ये कहना है कि दरअसल 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके इस तरह का फैसला निकलकर सामने आया है। इस पर सियासी रस्साकशी जारी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन तत्काल सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर दिया गया है इनकार। अब ऐसे में आगे क्या होगा, ये जो बड़ी लड़ाई उद्धव ठाकरे को लड़नी पड़ेगी, इसके लिए क्या है उनकी तैयारी और जिस तरह के आरोप उनकी ओर से न सिर्फ केंद्र सरकार पर बल्कि चुनाव आयोग जो कि स्वायत्त संस्था है, उसके मद्देनजर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये राजनीतिक आरोप सही है? क्या शिवसेना गुट शिंदे को मिल जाने के बाद अब अपनी राजनीतिक जमीन बचाना उद्धव ठाकरे के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा? क्योंकि अगले ही साल, आपको बताते चले, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जहां से 48 लोकसभा की सीटें आती हैं, महाराष्ट्र, और अगले ही साल वहां पर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने ऑप्शन क्या बचता है और जिस तरह के आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, उनके दावे में कितना दम है, इस मुद्दे पर दंगल में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। शिवसेना की पहचान, नाम और निशान पर दंगल जारी है। विधानसभा में पार्टी के दफ्तर पर शिंदे गुट का कब्जा हो चुका है। इस बीच उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच बयान युद्ध जारी है और अपना नाम, निशान, पहचान बचाने के लिए उद्धव गुट सबसे बड़ी अदालत की चौखट पर है। बड़ा सियासी कोहराम महाराष्ट्र में मचा है। शिंदे गुट एक एक करके शिवसेना के दफ्तरों और इमारतों पर कब्जा करता जा रहा है। क्या आपने ताबा ले लिया है यहाँ पे, ये जो ऑफिस है शिवसेना का? हाँ, दिया है। हम लोग ने निवेदन देके हम लोग इधर आए हैं और रजिस्टर हम लोग ने किया है। जो निवडणूक चुनाव आयोग ने जो दिया है हमको आदेश, वो आदेश का पालन करके हम लोग आगे जाए। देखो, हमने बार बार ये चीजों को स्पष्ट किया है। सेना भवन ये हमारे लिए मंदिर है, शिवसेना प्रमुख ने बनाया हुआ वो हम मंदिर, जहाँ हमारे बहुत सारी मीटिंगें हुआ करती थी, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि वो प्रॉपर्टी है, तो हम जाके उनकी प्रॉपर्टी पे हाथ नहीं डालेंगे। उधर उद्धव ठाकरे ने भी अपने गुट के नेताओं की बैठक शिवसेना भवन में बुलाई थी। उद्धव जैसे ही पहुंचे, वहां उनके समर्थन और एकनाथ शिंदे के विरोध में नारेबाजी होने लगी। जिस तरह से शिवसेना को तोड़ने के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्चा किया गया, शिवसेना महाराष्ट्र का स्वाभिमान और अस्मिता, शिवसेना खत्म नहीं होगी। ये अंगार है, ये अंगार है, आग है, ये नहीं बुझेगी। संजय राउत पागल आदमी है, उसके बारे में बार बार मत पूछो। संजय राउत रोज कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना नहीं, संजय राउत ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी बयान दिया, तो महाराष्ट्र में संजय राउत के खिलाफ प्रदर्शन भी होने लगे। हमारे पार्षद और हमारे शाखा प्रमुख खरीदने के लिए 1 करोड़ का 50 लाख का दाम लगाते हैं और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है। जिस व्यक्ति का आपा खो चुका है या जो पागल हुआ है या गांजा चिली मोड़कर बैठा है, उस प्रकार का व्यक्ति और इस प्रकार के लेख, इसमें कोई अंतर नहीं है। हालांकि इससे पहले उद्धव ठाकरे ने भी चुनाव आयोग के फैसले के बाद बीजेपी पर ही गठबंधन तोड़ने का आरोप लगाया था और अमित शाह पर बिना नाम लिए बयानबाजी की थी। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगैम्बो खुश हुआ। चुनाव आयोग पर भी सरकार की शह पर काम करने का आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे गुट अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा है,
चुनाव आयोग ने मनमर्जी से तय कर लिया कि विधायकों के साथ साथ पार्टी में भी बंटवारा हो गया है, जबकि उद्धव ठाकरे को पार्टी की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा के 200 में से 160 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। ठाकरे की अर्जी में कहा गया है कि अयोग्यता का सामना कर रहे विधायकों पर चुनाव आयोग ने गलत भरोसा किया, क्योंकि अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। साथ ही आपत्ति जताई गई है कि चुनाव आयोग की शिवसेना की पार्टी संविधान में 2018 के संशोधन की सूचना तभी दी गई थी, लेकिन अब आयोग ने उसे अलोकतांत्रिक बताया है। अब ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगी कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है या उद्धव ठाकरे की। हालांकि शरद पवार जैसे उद्धव ठाकरे के हितैषियों ने उन्हें नया नाम और चुनाव चिन्ह लेने का ही सुझाव दिया है। मुंबई से विक्रांत चौहान, ऋत्विक भालेकर और दिल्ली से अनिशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। और जब उद्धव ठाकरे को एनसीपी जैसी पार्टियां सुझाव दे रही हैं कि नया नाम और चुनाव चिन्ह वो ले लें, क्या इस पर आगे बढ़ेंगे उद्धव ठाकरे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का करेंगे इंतजार? उनकी मुश्किलें ज्यादा है, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से जो फैसला दिया गया है उसमें 76% जो बड़े नेता हैं, जो नॉमिनेट, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके आधार पर यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। चरण सिंह सापरा जी, आप स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे गुट के हमारे साथ प्रवक्ता इस वक्त मौजूद हैं। कृष्णा हेगड़े जी, आप शिवसेना के स्पोक्स पर्सन हैं, शिंदे गुट के आप हैं। और महेश तापसे जी, स्पोक्स पर्सन एनसीपी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपने तो महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा ऊपर चढ़ते, परवान चढ़ते, नए रंग रूप लेते हुए देखा है। सामना से भी आपका जुड़ाव रहा था एक वक्त पर। मेरा ये सवाल है, सीधे सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उद्धव ठाकरे का ये कहना है मोगैम्बो खुश हुआ चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद, और उधर दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करके इस तरह का परिवर्तन किया गया है। सीधा आरोप आप लोगों पर है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को खत्म करने की यह साजिश है। उनके आरोप पर क्या है आपकी टिप्पणी? देखिए, एक बौखलाहट में इस तरह की टिप्पणियां लोग निराधार आरोप लगाने का काम करते हैं। अब उन आरोपों में दम होगा तो सर्वोच्च न्यायालय उनको रिलीफ दे देता। अब आप एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था पर आरोप लगाने के पहले उनको कम से कम जो है, जो आरोप के करने के पहले निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय को ठीक से पढ़ लेना चाहिए था। अब निर्णय को पढ़ा नहीं, उसकी कानूनी जो अर्हताएं हैं उसको जाना नहीं, उसके न्याय संपादन की प्रक्रिया को समझा नहीं और आरोप लगाते बैठ गए। आप अपशब्द अगर बकेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए अफजल खान जैसे शब्दों का प्रयोग किया था उद्धव ठाकरे जी ने, और बाद में उन्हीं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारना पड़ा था। आज आप फिर उनको मोगैम्बो जैसे शब्दों का प्रयोग आदरणीय अमित शाह के लिए कर रहे हैं। यह आपकी अपसंस्कृति, आपकी संस्कृति किस तरह से अपसंस्कृति में तब्दील है। आप बौखला कर, आप जो है, जो संविधान सम्मत बात करनी चाहिए, नीति सम्मत बात करनी चाहिए, वो करने की में आप असमर्थ है। आपने निर्वाचन आयोग के बीजेपी का रोल नहीं है, कपिल सिब्बल को बात रखने का मौका मिला था। बीजेपी का ही सारा आप रोल है। अगर निर्वाचन आयोग को, यदि आपने भारतीय जनता पार्टी का कैसे रोल हो सकता है उसमें? निर्वाचन आयोग का नियंत्रण क्या कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जैसा कोई दल कर सकता है क्या? निर्वाचन आयोग जो है अपनी नियमों और कानूनों के अनुकूल चलता है, और जो निर्णय है उसको आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा कि वो निर्णय जो है वो संविधान के आलोक में दिया गया न्यायोचित निर्णय है। अगर उस निर्णय में कोई खामी होती तो सुप्रीम कोर्ट उनको रिलीफ देता। चुनाव आयोग इस देश में सारे लोकसभा, विधानसभा, सारे चुनाव कराता है। चुनाव आयोग पर भरोसा करता है ये देश। उसी चुनाव आयोग को आप भंग करने की बात कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने आपके हक में फैसला नहीं दिया। अगर 76% जो विधायक हैं वो दूसरी तरफ है, शिंदे गुट की तरफ है, तो यकीनन जो आपकी पार्टी का संविधान रहा है या फिर तमाम जो नियम रहे हैं उनका हवाला देकर चुनाव आयोग की ओर से ये फैसला दिया गया है। तो उसमें मोगैम्बो खुश हुआ या ये हुआ या 2000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया, खरीद लिया गया, इस तरह के आरोप क्यों? आनंद दुबे जी। चित्रा जी नमस्कार। हमारे बड़े भाई प्रेम शुक्ला जी सही कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता है क्योंकि ये उनके बड़े लेवल का खेल चल रहा है। ये दिल्ली से मामला है तो शायद उन्हें नहीं पता होगा। खैर कोई बात नहीं। देखिए, चुनाव आयोग के निर्णय पर अगर मैं संदेह व्यक्त कर रहा हूँ तो उसका कुछ कारण है, ऐसे हवा में नहीं कर रहा हूँ। चुनाव आयोग ने पहले कहा कि आप दोनों जन अपने अपने कागज पत्र लाइए, दोनों जन अपने शपथ पत्र लाइए, अपने एफिडेविट दीजिए, अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या बताइए, पार्टी किसके साथ है, चुनाव जीते हुए किसके साथ है।
इस पर एक बड़ी बहस करिए। सब लोग तैयार हो गए, दोनों पक्षों ने अपनी बात रखी, सब किया। अगर चुनाव निर्णय इसी बात पर देना था कि चुनाव में जो चुन कर आए हैं उनको वोट ऑफ परसेंटेज ज्यादा मिले हैं, इसके लिए पार्टी उनकी है, तो इतना नाटक, इतना ड्रामा करने की आवश्यकता क्यों थी? पहली बात। दूसरी बात, अगर एमपी एमएलए ही पार्टी है तो जो नगर सेवक, जो नगर पंचायत समिति के सदस्य, जो जिला परिषद के सदस्य, जो सरपंच, जो स्थानीय निकाय चुनाव के लोग चुन के आते हैं, वो कहाँ है? वो किसके साथ है? इसका जवाब पहले चुनाव आयोग दे। अच्छा, तीसरी महत्वपूर्ण बात, ठीक है, कोई भी यदि चुनाव आयोग निर्णय देता है, लेकिन इस बात को भी आपको समझना होगा। देखिए, जब चुनाव आयोग पहले, ठीक है सर जी, चित्रा एक मिनट, चुनाव आयोग का यदि कोई निर्णय होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यदि कोई निर्णय होता है तो चुनाव आयोग उसमें अधीन होता है और चुनाव आयोग पर निर्णायक होता है। तो यदि कल कोई सुप्रीम कोर्ट में निर्णय ऐसा हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, 16 लोग अपात्र हो जाते हैं, ये सरकार गिर जाती है, वापस पार्टी में डिस्प्यूट हो जाती है, वापस पार्टी हमारे पास आ जाती है, तब चुनाव आयोग कहां जाएंगे? चुनाव आयोग ने अपने ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लिया है। पूरे भारत में चिंता का विषय है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। हाँ। सिर्फ चुनाव आयोग ने निर्णय सही दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो फैसला आपके पक्ष में आ जाता फिर वो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती। अभी वो विपक्ष में आ गया है तो वो लोकतंत्र की हत्या है। अगर 40 जो विधायक हैं, चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं, आम जनता ने जिनको चुनकर विधानसभा भेजा, 76% जिनकी तादाद है, उद्धव ठाकरे के पास कितनी तादाद है, उसके आधार पर अगर कोई फैसला होता है तो फिर आप इसको लोकतंत्र की हत्या करार देते हैं। हमने ये कभी नहीं कहा था कि हमारे निर्णय में फैसला दीजिए। हमने ये कहा था जब तक सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच कर रहा है तब तक कोई फैसला मत दीजिए, उसके बाद हमारे खिलाफ दीजिए, हमारे समर्थन में दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। आपने जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लंबित है, पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद चरण सिंह साबरा जी में फौरन ये निर्णय दिया आपने ताकि हमारे केस को कमजोर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मामला लंबित हो, उसके ठीक पहले जल्दबाजी में अगर फैसला दे दिया जाए, इसको लेकर वो सवाल कर रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दबाजी चुनाव आयोग की ओर से क्यों दिखाई गई? देखिए चित्रा जी, एक तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया को नाटक और नौटंकी कहना इनका लोकतंत्र में अविश्वास को वैसे ही पुष्ट कर देता है। दूसरी बात, निर्वाचन आयोग या निर्णय न दे, इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट गए। न तो दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई, न सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। और निर्वाचन आयोग में सिंबल किसका है? आप सिंबल कैसे मिलता है? किसी भी पार्टी को सिंबल अलॉट होने के बाद वो कन्फर्म तब होता है जब उसको मत प्रतिशत जो मिलता है उसके आधार पर कन्फर्मेशन होता है। तो यह निर्णय लेने का डोमेन किसका है? निर्वाचन आयोग का है, सुप्रीम कोर्ट का डोमेन नहीं है। अगर निर्वाचन आयोग के फैसले पर कोई आपत्ति है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो निर्वाचन आयोग पर रोक किसने लगाई थी? आनंद दुबे जी बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी। और जब रोक आपके वहां प्रार्थना के बाद भी अगर रोक नहीं लगाई गई, इसका सीधा सा मतलब है कि निर्वाचन आयोग संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कर रहा था। तो अब संवैधानिक प्रक्रिया अगर आपके पक्ष में नहीं गई तो आप उस प्रक्रिया के करने वाले प्राधिकरण को या अथॉरिटी को आप जो है आरोपित कर देंगे। ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है क्या? चित्रा जी, मेरे बड़े भाई साहब ये भूल गए कि जब चीफ जस्टिस रमन्ना साहब थे तो उन्होंने रोक लगाई थी, उन्होंने फटकार लगाई थी चुनाव आयोग को कि आप आनन फानन में कोई निर्णय मत दीजिएगा जब तक ये केस हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे ऊपर चल रही है। वो बाद में रिवोक हो गई रोक। अरे भाई साहब, वही तो आनंद बाबू, वो रिवोक हो गई थी रोक। अरे वही तो कह रहा हूँ, एक ही आदमी कोई निर्णय खेल देता क्या है? और सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया खेल है। इसका मतलब चीफ जस्टिस साहब का कोई सम्मान नहीं है? क्यों नहीं रिवोक होगा? सुप्रीम कोर्ट का पावर है। आज उसने ठीक है सर, आज स्टेटस को दिया, कल रिवोक कर दिया। विस्तार का वक्त है, थोड़ा दूसरे मेहमानों को भी इस चर्चा में शामिल कराते हैं। चरण सिंह साबरा जी, अगर उद्धव ठाकरे के साथ सिर्फ 15 विधायक हैं और 40 विधायक शिंदे साहब के साथ चले गए हैं, तो तब से लेकर आज तक जब से सत्ता परिवर्तन हुआ तब से लगातार वहां पर जो बहुमत है शिव सैनिकों का, अगर विधायकों के लिहाज से हम माने, सांसदों के लिहाज से माने, तो वो शिंदे गुट के साथ खड़ा हुआ है। फिर उसको लोकतंत्र की हत्या करार देना कहां तक जायज है? देखिए चित्रा जी, जब आप एक संगठन का मूल्यांकन करते हैं तो वो मात्र विधायक और मात्र जो सांसद हैं उनकी संख्या से मूल्यांकन नहीं होता है। ये मूल्यांकन होता है कि उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है
वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या कहता है, इनके जिला अध्यक्ष है या इनके तालुका अध्यक्ष है या इनके शाखा प्रमुख है, ये तमाम सारी प्रक्रिया अभी जो शिवसेना के प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि सभी जगह से एफिडेविट वगैरह बना के हजारों की संख्या में एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास में गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे नजर आता है कि वो तमाम सारे दस्तावेज जो थे उसको इलेक्शन कमीशन ने नजरअंदाज किया है और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। अभी कोर्ट में भी प्रलंबित था, 16 विधायकों का निर्णय तो कोर्ट में प्रलंबित है, उनकी पात्रता का विषय जो है, तो फिर इलेक्शन कमीशन को इतनी जल्दी क्या थी। तो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर केंद्र सरकार का कुछ प्रेशर होगा, क्योंकि आज तक जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 8-9 वर्षों से कि सारे संगठन जो है, सारी जो एजेंसियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम संगठन बनकर के काम कर रही हैं, चाहे वो आईटी है, ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये तमाम सारी जो संस्थाएं हैं, कहने को ये इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी प्रेशर होता है। जिस तरह से इनका कार्यभार चल रहा है, अगर मैं एक एक के कार्यभार में जाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन ये देश की जनता भी ये देख रही है कि सरकार के प्रेशर के तहत ये एजेंसियां सारी काम करती है और इससे भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा नजर आता है। ये एक महत्वाकांक्षी पार्टी है, यानी महत्वाकांक्षा तो हर एक की होनी चाहिए, लेकिन अवसरवादी भी है। अवसर देख करके ये उसके ऊपर किस तरह से दावा लगाना है, चाहे खोखे बांटने हो। इन्हीं के विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ गए, उन्होंने कहा है कि हमें खोखे मिले हैं, ये खोखे सरकार है, 50 खोखे सब कुछ ओके, ये इनका एक स्लोगन बन गया है नई सरकार का। और जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर ये खोखे सरकार आने के बाद में, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की सरकार आने के बाद में जिस तरह से कार्यभार चल रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता भी देख रही है। किस तरह से महापुरुषों का अपमान हो रहा है, ये महाराष्ट्र की जनता देख रही है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे मिलकर के महाराष्ट्र से बाहर प्रोजेक्ट ले जा रहे हैं, ये भी महाराष्ट्र की जनता देख रही है। यकीनन सभी पार्टियों पर यहां पर सवाल है, क्योंकि जब से विधानसभा की चुनाव का रिजल्ट आया, जो नंबर 1 पार्टी थी, नंबर 2 पार्टी अलग होकर नंबर 4 नंबर की पार्टी से के साथ सरकार में चली जाती है। उसके बाद वहां पर सियासी घटनाक्रम बदलता रहता है। अगर सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र की सियासी उठापटक इतनी ज्यादा क्यों रही, इसके लिए हर एक पार्टी दोषी है। किसी एक को कैसे आप दोषी करार दे सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच जनता ने जिसको मैंडेट दिया था उसका क्या, कई ऐसे सवाल हैं जिसको आगे मैं चर्चा में लेकर आऊंगी। लेकिन कृष्णा हेगड़े जी आपके पास आते हुए, देखिए अब असली शिवसेना के मालिक आप लोग हो चुके हैं, लेकिन जो आनंद दुबे जी का पक्ष है, यानी कि उद्धव गुट का जो पक्ष है, वो ये कह रहे हैं कि आपने चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद और विधायकों की प्रतिशत के आधार पर तो फैसला दे दिया, लेकिन जो पार्टी पदाधिकारी हैं जिन्होंने मिलकर शिवसेना को बनाया है, जिसमें काम करने वाला कार्यकर्ता है, उसकी भी बात कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा? तो अगर उधर का ये पक्ष है तो इसमें क्या गलत है? चित्रा जी, आज 75% ऑफ द पार्टी हमारे पास है, 76% ऑफ द वोट्स हमारे पास है। जो पंचायत समिति और जिला परिषद में जो इलेक्शन अभी हुए, तो बीजेपी और शिवसेना ने वहां पर भी स्वीप कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर से जो एमएलए और एमपी हमारे साथ है, ये अभी पिछले 2 महीने पहले इलेक्शन हुए थे, पूरे महाराष्ट्र में हमने पूरा स्वीप कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो चरण सिंह सप्रा जी कह रहे थे कि भाई ये खोखे सरकार है, तो महाविकास आघाड़ी जो उद्धव जी के राज में चल रही थी उसका नाम क्या था? वसूली सरकार। सब जानते थे कि वसूली सरकार था और क्या वसूली हो रही थी। वैसे ही संजय राउत जी 2014 के पहले तो कांग्रेस के ऊपर वसूली थी, इसलिए ये नहीं, एक मिनट सुनिए ना चरण भाई, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। संजय राउत जी जो है 2014 के पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे, उसके बाद जब सरकार में आया तो बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रहे थे, आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पहले बोल रहे हैं 50 करोड़ रुपया दिया, अभी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को 2000 करोड़ रुपया दिया। संजय राउत जी के ऊपर इलेक्शन कमीशन को डिफेमेशन एंड क्रिमिनल केस फाइल करना चाहिए, उनको प्रूफ देना चाहिए ये बात का, नहीं तो ही इज लायबल फॉर डिफेमेशन एंड क्रिमिनल केस। और मैं आपको ये बात बोलता हूँ, 2019 में बीजेपी और शिवसेना हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे लड़ी और उद्धव जी ने ही हिंदुत्व का आइडियोलॉजी छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया। अभी 2024 में अगर वो फिर से जाएंगे और कहेंगे कि मैं हिंदुत्व सर, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कृष्णा हेगड़े जी, आपको वो सवाल समझ में नहीं आया क्या? मेरा ये सवाल था, जिसको प्रतिनिधि सभा उद्धव ठाकरे करार देते हैं और उनकी पार्टी,
200 में से 160 सदस्य प्रतिनिधि सभा के उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उनका पक्ष सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरा आपसे ये सीधा सवाल था। जी, इलेक्शन कमीशन ने जो तय किया है वो इसके लिए तय किया कि 75% जो पार्टी हमारे पास है, 76% वोट्स हमारे पास है। जो जिला परिषद और पंचायत समिति का जो अभी इलेक्शन हुआ वहां पर भी हम जीते थे, वही मैंने बात पहले यहाँ पर रखी थी। दूसरी बात यह है कि आने दो, अभी बीएमसी का इलेक्शन आ रहा है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन जीत रहे, किसका मेयर बैठ रहा है। तो थोड़ा सब्र करो। और शरद पवार जी ने ही उनको सलाह दिया उद्धव जी को, क्योंकि शरद पवार जी भी कांग्रेस से बाहर निकले थे, खुद का चिन्ह और खुद का पार्टी उन्होंने बनाया, तो उन्होंने उद्धव जी को सलाह लिया कि आपका खुद का पार्टी बना लो, खुद का चिन्ह ले लो, क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप। और आप अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और चित्रा जी, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि आज आप इमरजेंसी सेशन ले लो असेंबली का, फ्लोर टेस्ट ले लीजिए। 180 के ऊपर हमारा आंकड़ा नहीं गया 288 से, तो हम कुछ भी हार जाएंगे। मैं तो कह रहा हूं लगभग 200 का आंकड़ा हमारा क्रॉस होगा। हमारे पास पूरा मेजोरिटी है हाउस में, और ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाके डिस्क्वालिफिकेशन होगा। ले लो ना फ्लोर टेस्ट, दिखा देंगे ताकत हमारी। 200 का आंकड़ा कहां से लेकर आए आप? 105 विधायक बीजेपी के हैं। हाँ, 50 हमारे पास है, और हो गए 145, तो ये 200 कहा, मतलब 50 हमारे पास है। और कौन सी पार्टी के लोग आपके पक्ष में मतदान करेंगे? दूसरे पार्टी के लोग हैं, और लगभग 25 इंडिपेंडेंट हमारे पास है। इंडिपेंडेंट का तो आपने स्ट्रेंथ गिना ही नहीं, तो लगभग 200 200 नहीं हो रहे हैं। तो हो जाएंगे। आप फ्लोर टेस्ट में आ जाइए। कांग्रेस से कितने फूटते और एनसीपी से कितने फूटते देखे, बता देंगे आप। अरे आप कोई नहीं सपोर्ट करते, आपको सपोर्ट नहीं करते वो लोग। मतलब आप सपोर्ट नहीं, आपको सपोर्ट ही नहीं है वहाँ पर, आपको सपोर्ट ही नहीं है। ऑपरेशन लोटस की तैयारी क्या? आप आपके लोगों को संभाल नहीं पा रहे। 50 आमदार आपके नाक के नीचे से निकल रहे हैं, मतलब आप आपका पार्टी संभाल नहीं सकते। अब ऑपरेशन करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं, मरीज सोया हुआ है अभी। राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के नेता कह रहे हैं कि हमारी तैयारी हो गई है, फोड़ा फोड़ी का खेल अब शुरू होगा। अरे फोड़ा फोड़ी का नहीं, आपके पास समर्थन ही नहीं है। आपके पास समर्थन ही नहीं है ना। महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और हिम्मत है तो 15 दिन में चुनाव डिक्लेयर करिए। 15 दिन में डिक्लेयर करिए चुनाव। आपको दूध का दूध और पानी का पानी याद दिला देंगे। अरे पानी 15 दिन में चुनाव डिक्लेयर करिए। आज के दिन पे तो ठीक है, करिए 15 दिन में डिक्लेयर करिए। ठीक है सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए महेश तापसे जी को भी चर्चा में लेकर आती हूँ। आप एनसीपी के नेता हैं, ठीक है सर, हो गया। कोई 15 दिन में चुनाव डिक्लेयर करने की बात कर रहा है, तो कोई कह रहा है कि हमारे पास पूरा बहुमत है, लेकिन इन सब के बीच आगे का रास्ता क्या बनेगा? महेश तापसे जी, आपके पास आते हुए एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने को लेकर उद्धव ठाकरे ने अपनी सारी की सारी सियासी जमीन एक तरीके से गंवा दी। 2019 के बाद लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं, उद्धव ठाकरे का ग्राफ वहां पर गिरा, पार्टी चले गई, सिंबल चला गया, अब तमाम जो नेता उनके साथ खड़े होते थे एक वक्त पर वो भी चले गए। लेकिन अब रोने से क्या होता है? दूसरी तरफ वहां पर चुनाव आयोग का ये फैसला, और अब एनसीपी, अब ये जिस वक्त आप लोगों को उनके इस मुश्किल वक्त में साथ देना चाहिए, आप लोग उन्हें सलाह दे रहे हैं कि वो नए चुनाव चिन्ह और सिंबल को अख्तियार कर लें, तो क्या उद्धव ठाकरे को ऐसा कर लेना चाहिए? क्योंकि अब शिवसेना नाम और तीर धनुष कमान उनको नहीं मिलने वाली। क्या ये मान चुकी है एनसीपी? देखिए, चुनाव आयोग ने जो भी निर्णय लिया, सही है या गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे जी को लगता है कि ये चुनाव आयोग का जो निर्णय है पूरी तरह से गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और वो गए भी हैं। जहां तक एनसीपी की बात है, जैसे ये चुनाव आयोग का निर्णय है, हमने पहले रूप से स्पष्ट कहा कि हम उद्धव ठाकरे जी के साथ हैं, और उद्धव ठाकरे जी को ही बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी का उत्तराधिकारी हम मानते हैं। और इसीलिए एनसीपी हो या कांग्रेस हो, पूरी तरह से उद्धव ठाकरे जी के साथ ही रहेगी, ये पहले दिन से स्पष्ट हो गया। जहां तक अभी कृष्णा हेगड़े जी कह रहे थे कि 70% लोग उनके साथ है, तो कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो पार्टी नहीं बनाता। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पार्टी बना होता तो टाटा, बिरला, अंबानी, बड़े बड़े लोग वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव साथ बना लेके अपनी पार्टी बना चुके होते थे। जो भी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल होता है, उसका जो सदस्य वो छोटा आदमी रहता है, चाहे वो तहसील का प्रतिनिधि मंडल हो, जिले का प्रतिनिधि मंडल हो, राज्य का प्रतिनिधि मंडल हो, या नेशनल प्रतिनिधि मंडल हो, राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल हो, तो वहां का जो सदस्य होता है वही पार्टी का चेहरा इलेक्शन आयोग के अंदर होता है। अब एक तरफ जब हम लोग पूरी डिबेट देख रहे तो वहां पे चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे जी को क्या आपके प्रतिनिधि मंडल, आपके लोगों की शपथ पत्र लाइए, वहां पे एकनाथ शिंदे जी को भी कहा गया,
तो मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी है, शायद कृष्णा जी अच्छे बता पाएंगे या दुबे जी अच्छे से बता पाएंगे, मेरी जानकारी ये है कि शिंदे जी ने 5 लाख प्रतिज्ञा पत्र भेजे, वहीं पे उद्धव ठाकरे गुट के 22 लाख प्रतिज्ञा पत्र गए। अब 22 लाख का पर्दा भारी है कि 5 लाख का? देखिए ये बात तो साफ है कि 40 विधायक शिवसेना जी को और उद्धव ठाकरे जी को छोड़ के चले गए, ये बात तय है, उसमें कोई गलत नहीं। बट 40 विधायक 22 लाख लोगों के प्रतिनिधि नहीं है। अगर 22 लाख लोग प्रतिज्ञा पत्र लिख के कहते हैं कि हम असली शिवसेना है, तो इसके ऊपर गंभीरता पूर्वक विचार विनिमय मुझे लगता है चुनाव आयोग ने करना चाहिए। और शायद चुनाव आयोग का जो भी फैसला, लेकिन 1968, एक सेकेंड सर, ठीक है, 1968 चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह आवंटन को लेकर ये फैसला दिया है। उसने हवा में तो ये कोई फैसला, चुनाव आयोग सर वो भी एक स्वायत्त संस्था है, उसके ऊपर भी अगर इस तरह के सवाल उठेंगे तो उनको भी तो तमाम नियम कायदे कानून पढ़ने होंगे ना, उसमें भी इतने बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, तो उनको सीधे ये कह देना चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाए। उद्धव ठाकरे ये जो बोल रहे हैं चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाए, क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए? देखिए उद्धव ठाकरे साहब क्या बोल रहे हैं वो उनकी वाणी है। हमारे नेता ने कहा कि चुनाव आयोग का निर्णय आ चुका है, अब आप अलग से चिन्ह लेके जाइए। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का 16 निलंबन को लेकर मसला चल रहा है, शायद अगर ये निर्णय या दूसरा जो भी इलेक्शन आयोग का निर्णय हो रहा था, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट के बाद होता तो ज्यादा सराहनीय होता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको लगा पहले निर्णय देना चाहिए। आनंद दुबे जी, उद्धव ठाकरे जी लगा कि हमें इसको काउंटर करना चाहिए और इसके लिए हमें जाना चाहिए। आनंद दुबे जी, आप प्रतिक्रिया दीजिए। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है, मान लेना चाहिए आप लोगों को, क्यों नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, अपने सहयोगियों की बात तो मानिए कम से कम। हमारा जो अधिकार है कि अगर यदि किसी पर प्रश्न चिन्ह लगा है, हम संतुष्ट नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूर्ण विश्वास है, भगवान के समान विश्वास है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि नहीं अब आपको आगे कोई रिलीफ नहीं है, तो हम आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से पहले कैसे हार मान लेंगे? हम जब कह रहे हैं कि पार्टी से जो निकला हुआ है उसकी पार्टी अलग बनानी चाहिए, अरे यहाँ तो उल्टा हो गया। जब लोग पार्टियों से निकलते हैं तब उनको नया चुनाव चिन्ह और नया नाम मिलता है, लेकिन यहाँ तो हमको ही हमसे निकले हुए लोगों को हमारा नाम और हमारा चुनाव चिन्ह दिया। ये देश की जनता देख रही है, हैरान है। लोग मुंबई में बातें कर रहे हैं, आपके आज तक के रिपोर्टर से आप पूछिए, सड़कों पर लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो पार्टी से निकल के गए हैं उनको कभी मूल पार्टी का नाम और मूल पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिलता। ये कांग्रेस के जमाने से आप हजारों लोगों का देख लीजिए, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस भी कांग्रेस से निकल कर गई थी तब उन्हें कांग्रेस का सिंबल और नाम नहीं मिला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नाम से नया नाम और नया चुनाव चिन्ह मिला था। इतनी साधारण बात दुनिया समझ गई, लेकिन हमारे मित्र भाजपा के लोग और शिंदे जी के लोग कब समझेंगे? यहाँ पर इसके लिए उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि चुनाव आयोग को भंग करके नए सिरे से इसकी नियुक्ति करनी चाहिए। जैसे टीएन शेषन जी ने कहा था कि चुनाव आयोग इतना सख्त चाहिए कि यदि प्रधानमंत्री भी कोई गलती करे तो उनपे भी प्रश्न चिन्ह लगा सके। ऐसा ना हो कि पंगु बन जाए और एकदम सरेंडर हो जाए और बोले तुम्हें माता पिता तुम्हें। वो कह रहे हैं चुनाव आयोग को भंग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि अभी वो भरोसे के काबिल नहीं है। जी नहीं, कल वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट भंग कर देना चाहिए, नहीं कल वो कहेंगे संसद भंग कर देना चाहिए, कभी नहीं कहेंगे। कहने से तो नहीं हो जाएगा ना, बड़े नहीं कह सकते हैं आप। निर्वाचन आयोग कहने की अगर जो है शेख चिल्लीगिरी कर सकते हैं तो वो भी कह सकते हैं। कभी नहीं। जब आप शेख चिल्लियों की तरह निर्वाचन आयोग भंग करने का मांग जो है, श्रीमान उद्धव ठाकरे जब शेख चिल्ली होने पर आमादा है तो इस तरह की मांगे की जा सकती। नाजायज आप कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। श्रीमान संजय राउत को अगर इस तरह का कोई प्रमाण है तो ये प्रमाण लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए ना कि साहब लेन देन हो गया। एक एफआईआर करनी चाहिए ना किसी थाने में कि ये खरीद बिक्री का सौदा हो रहा है। आप आरोप लगाकर भागने के अलावा, और उसमें भी आपके खिलाफ शिकायतें हुई पड़ी हैं श्रीमान संजय राउत के खिलाफ, जो उन्होंने 2000 करोड़ रुपए का निराधार आरोप लगाया उसकी शिकायत हुई पड़ी है। कल उसका जवाब देना उनके लिए भारी पड़ जाएगा मित्र। तो इस तरह की बातें कानूनी लड़ाई संजय राउत जी लड़ेंगे, आप बिल्कुल चिंता न करें। संजय राउत जी सक्षम है, वो कानूनी लड़ाई का जवाब मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था, जरा शांत हो जाइए। नहीं कि घर नहीं चिंता नहीं हो, जेल काटते हैं तो आप लोग खड़े नहीं होते उनके साथ, हम ही लोगों को चिंता करनी पड़ती है भाई। जब जेल काटते हैं ना तो कोई बेचारे अकेले जेल काटते, पूरी शिवसेना नहीं जाती है। दूसरी बात पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी रहती है। आप कह रहे हैं कि सदस्यों की बात, निर्वाचन आयोग के समक्ष
ये शिकायत सामने लाई गई कि किस तरह से फर्जी एफिडेविट शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के लोग फर्जी एफिडेविट बनाकर भेज रहे थे। इस तरह की फर्जी एफिडेविट की प्रतियां पकड़ी गई, उसकी पुलिस थाने में बाकायदा शिकायत हुई, निर्वाचन आयोग के समक्ष वो बात आई और निर्वाचन आयोग जो है आई है ये कंप्लेंट से बाकायदा क्राइम और कुछ नहीं पाया गया। ये झूठा आरोप है, बेबुनियाद आरोप है। अगर ऐसा आया होता तो लोग जेलों में बंद होते। आपकी पुलिस, आपका प्रशासन किसी को छोड़ता है? निर्दोषों को तो जेल में डालता है, दोषियों पर कृपा करेगा? असंभव। आपका फर्जी एफिडेविट पकड़ी गई है बाकायदा। और दूसरी चीज मुझे कृपा करके बताइए ना कि आप जो है जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जो मत मिला है वो तो निर्वाचन आयोग के पास उसका रिकॉर्ड है। अगर उस रिकॉर्ड पे निर्वाचन आयोग विश्वास करता है तो जो उसके पास रिकॉर्ड है उस पर निर्वाचन आयोग विश्वास न करे, जनता ने जो समर्थन दिया है उस पर विश्वास न करे। बिल्कुल, लेकिन जो अगर उसी को आधार बनाना था, नियम जो है, अगर उसी को नियम जो है वो तय करेगा आधार बनाना निर्वाचन आयोग तो वो जो ठीक है। अब जवाब सुन लेते हैं, आनंद दुबे जी को जवाब दे दीजिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी ठीक है। आनंद दुबे जी, लेकिन इस बात को समझना होगा, आप जरा सोचिए कि एक पूरी की पूरी पार्टी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जिसके नीचे से सियासी जमीन खिसकती हुई चली जा रही है, आप ही के शिवसेना के बाला साहब ठाकरे या ठाकरे परिवार के नाम पर बहुत सारे लोग चुनकर आए, विधायक बने, उनको संभाल कर रख पाने में आप लोग कामयाब नहीं हुए। उद्धव ठाकरे के मुकाबले उन लोगों ने शिंदे के नेतृत्व को ज्यादा बेहतर समझा, वो शिंदे के साथ चले गए, पार्टी एक के बाद एक लड़खड़ाती हुई चली गई और आज इस स्थिति में खड़ी हुई है। तो इसके लिए आप जिम्मेदार हैं या फिर आप ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे? पार्टी को इंटैक्ट करके रखने की जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। कांग्रेस पार्टी ने भी, एक सेकंड सर सुनिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी में भी एक वक्त ऐसा मौका आया था जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व को बड़े नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, पार्टी दो फाड़ हुई, इंदिरा गांधी ज्यादा बड़ी नेता बन गई। तो वही स्थिति होती है ना कि अगर आप अपनी पार्टी को सही नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से तो दूसरा उसका फायदा उठाएगा ही। चित्रा जी, और वही हम इस वक्त देख रहे हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। चित्रा जी, हम कतई जिम्मेदार नहीं, उसका कारण है कि षड्यंत्र करके बदले की भावना से की गई आघात, हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने किया है। भरे मंच से टेलीविजन के चैनलों पर नेता बोलते आए हैं कि उन्होंने हमें 2.5 साल परेशान किया है, हम भी उनको खून के आंसू रुलाएंगे, उनसे बदला लेंगे। तो उन्होंने षड्यंत्र करके एक स्क्रिप्ट लिखी है जो 6 महीना पहले ही लिख दी थी। चुनाव आयोग ने तो उसको आनंद फानंद में आज मोहर लगाई है। अब टाइमिंग का क्या खेल है भगवान जाने, लेकिन क्या खिचड़ी पक रही है ये पिछले 1 साल और 6 महीने से पक रही है। बताएंगे ना टाइमिंग का क्या खेल है? ऐसा क्या हो गया अचानक से कि चुनाव आयोग ने तुरंत आनंद फानंद में फैसला दे दिया? टाइमिंग ऐसी क्यों है ये तो आप ही बताएंगे। खेल, हाँ बता रहा हूँ, उसका खेल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे केस को कमजोर किया जा सके। जब हमारे वकील वहां जिरा करें, बहस करें, तब चुनाव आयोग का हवाला देके उनके वकील ये कह दें कि देखिए साहब पार्टी तो उन्हीं की है, चुनाव चिन्ह उन्हीं की है, इसके लिए 16 लोग अपात्र नहीं होते हैं, इसके लिए ये सरकार चलते रहे, ये है वो है, अध्यक्ष इनके साथ है, फलाने इनके साथ। ये सारा एक स्क्रिप्टेड खेल है। लेकिन जनता सब जानती है, हम तो दोनों अदालत को मानते हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय को भी मानते हैं और एक जनता की अदालत को भी मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाने का अवसर आज मिला है और जनता की अदालत में जाने का अवसर वो जनता की अदालत में जाएंगे। देखिए हमारे आनंद दुबे जी को मालूम नहीं और है सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के इंतजार में भी हैं वो, उनको उम्मीद है कि जीत मिलेगी उद्धव ठाकरे को। बिल्कुल। देखिए पहले आनंद दुबे जी को ये पता नहीं कि मेजॉरिटी क्या होता है और मेजॉरिटी का ही बोलबाला चलता है। दूसरी बात ये उनको आज ये भी पता नहीं होगा कि आज और एक पूर्व विधायक छोड़ के चले गए उनके, तो उनको किसने फोर्स किया था, वो अपने मन से छोड़ के गए। तीसरी बात ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ डिसीजन आएगा, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट को भी खोसेंगे ये, तो इनका तो कोई भरोसा नहीं है। ये तो हर बार आप देख रहे हैं एलिगेशन के एलिगेशन खोके, 2000 खोके, 5000 खोके, 10,000 खोके, पहले से ही मान के बैठे हुए आप। नहीं, अगर इनके खिलाफ डिसीजन आएगा तो उनको भी कोसेंगे, मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि जब से 6 महीने से सरकार बनी है, काम का तो, विकास का तो, प्रोग्रेस का तो एक भी बात नहीं करते ये, सिर्फ यही दूसरे को कोसना, दूसरे को गाली देना, दूसरे के ऊपर एलिगेशन करना। और महाराष्ट्र की जनता है वो भी देख रही है भाई, आप 2019 में कौन से आइडियोलॉजी पे लड़े थे, किसके बलबूते पे लड़े थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री मान के लड़ा था,
हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे लड़े थे। आपने गद्दारी की महाराष्ट्र के जनता से, आपने गद्दारी की और महाराष्ट्र की जनता आपको सबक सिखाएगी। बहुत क्लियर कट बात है। चित्रा जी जो हमें आज गद्दार कह रहे हैं ये बात वही तो लोग सच है हैं ना, जो आनंद 2.5 साल देखिए ये वही लोग 2019 हैं। का इलेक्शन अरे मुझे आप याद कह रहे आता हैं है। हमको। ठीक है सर। चाहता हूँ चित्रा जी, कैसे हाँ। फॉल्स एफिडेविट वाला ये मैं कंप्लेंट जब बीजेपी को 105 चित्रा जी, ये सीटें जो मिली कह रहे थे, मैं थी झूठ बोल और रहा आपकी हूँ। पार्टी को आनंद दुबे 55 जी देख सीटें मिली लीजिए थी और मुख्यमंत्री आनंद के दुबे जी मुद्दे देख पर लीजिए, आप लोगों आपको ने कैसे बीजेपी false का साथ affidavit छोड़ दिया था। सवाल तो बड़ा है ना आनंद दुबे जी। चित्रा जी 1 मिनट खाली बोलने दीजिए। 1 ठीक है, उनकी बोलिए, सीटें बोलिए, ज्यादा बोलिए। थी, हमारी जी, सीटें false कम affidavit का इनका थी। लेकिन complaint अगर दिखा रहा हूं कोई पूर्व नियोजित ढंग से अगर कोई समझौता हो जाता है और उसपे कह दिया जाता है कि सीटें चाहे कम आए चाहे ज्यादा आए और एक बार लिखित और मौखिक रूप से बात हो गई, तब क्या उस पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगेगा? अगर उन्होंने कह दिया कि बराबरी में हम एक दूसरे को सत्ता देंगे, लिखित रूप तब से कहाँ आपकी पे बात ज्यादा हुई थी? है। मौखिक की बात हुई थी ना, लिखित वाला तो आप लोगों ने मौखिक दिखाया मान नहीं था। लीजिए, कृष्णा लिखित हेगड़े वाला जी और कहाँ प्रेम दिखाया था शुक्ला आनंद दुबे जी? कृष्णा हेगड़े मौखिक जी ही और बताया प्रेम था। शुक्ला जी हाँ। कृष्णा हेगड़े जी और प्रेम शुक्ला जी मान लें कि मौखिक ही बात हुई थी, हम जीत जाएंगे, बात खत्म हो जाती है। मौखिक हाँ। भी मानने तैयार नहीं है। जब कुछ मानने ही तैयार नहीं हो तो जो हमें हमारे सामने जो उस समय क्या आप ये जो मानते समय हैं की कि आप दरकार थी, बीजेपी के साथ इलेक्शन लड़े थे? क्या आप मानते हैं कि आप बीजेपी वो तो के डे साथ 1 से इलेक्शन मानने लड़े को थे? तैयार नहीं थे, लेकिन आपने जो सवाल खड़े किए हैं, देखिए प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, एक बार चरण सिंह साबरा जी के पास जाते हुए, बहुत देर से वो बैठे हुए हैं, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। ठीक है, ठीक, देखिए इनके झूठ का मैं पर्दाफाश कर रहा हूँ। ठीक है। आनंद दुबे जी जो कह रहे थे कि फॉल्स एफिडेविट्स नहीं है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। अंधेरी पुलिस स्टेशन के बाकायदा हाँ। कंप्लेंट्स हैं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट किस तरह से फॉल्स एफिडेविट जो है वो सबमिट कर रहा था, उसकी कंप्लेंट की कॉपी मैंने दिखाई। आनंद दुबे से झूठ कह रहे थे। आनंद दुबे जी आप झूठ बोल रहे थे। सजा किसको हुई? सजा कौन पकड़ा गया? कंप्लेंट तो कोई किसी के मैनिपुलेटिव अभी तो कंप्लेंट हुई, सजा चित्रा जी मैं बोल सकता हूँ? सजा किसको हुई? पकड़ा कौन गया? नहीं ये सामने ये की बात जल्दी से खत्म हो जाए। आपका झूठ बेपर्दा हुआ आनंद जी। बिल्कुल कोई झूठ नहीं, ये तो बनी बनाई खेल है आपके द्वारा। कोई भी कागज दिखाएंगे, कहेंगे देखो उनको पकड़ा गया था, किसको पकड़ा? चरण सिंह साबरा जी की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये जारी रहेगा जो 2019 से लगातार हम देखते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए चर्चा में चरण सिंह साबरा जी, देखिए अगर बीजेपी के तमाम नेता शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बात कहते हुए नजर आए कि हमने तो बदला ले लिया और हमारी ये जीत है, अब अगले साल होने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी में भी शिंदे के साथ मिलकर बीजेपी जुट गई है। देखिए यहाँ पर इस बात को भी तो समझना होगा ना, मैंडेट जो था 2019 का वो तो बीजेपी शिवसेना को मिला था और जो मौखिक आधार की बात इन लोगों की ओर से बार बार कही जाती है, बीजेपी ने कभी स्वीकार भी नहीं किया। और कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी थी, एनसीपी तीसरे नंबर की पार्टी थी, इन दोनों के साथ जाकर दूसरे नंबर की पार्टी ने वहां पर सरकार बना लिया। तो अब बीजेपी के साथ छलावा हुआ था तो उसके नेता खुले मंचों पर कहते रहे कि हाँ हमने बदला ले लिया। साबरा साहब, देखिए सवाल यही है चित्रा जी कि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से ये बदला लिया है। ये उन्होंने प्रण किया था कि हम शिवसेना को तोड़ करके रहेंगे और वो डिवाइड एंड रूल कहते हैं, जो विभाजनकारी राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करती है, वो उन्होंने महाराष्ट्र में करके दिखाया और शिवसेना के 2 टुकड़े उन्होंने कर दिए, 2 फाड़ उन्होंने किए। लेकिन अभी शिंदे गठ के जो प्रवक्ता हैं हेगड़े जी, वो अभी कह रहे थे कि विकास की कोई बात नहीं करता है। अरे विकास की बात अगर आप कहते हैं तो पहले यह बता दीजिए कि वेदांता फॉक्सकॉन इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो बाहर गुजरात में कैसे चला गया? टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट बाहर चला गया, उसी तरह से ड्रग्स पार्क का, यानी कुल मिलाकर के 2 लाख करोड़ के जो औद्योगिक प्रोजेक्ट हैं वो महाराष्ट्र से बाहर चले गए, गुजरात में गए या कहीं गए। तो ये क्या बात करते हैं विकास की? आपका तो ध्यान ही नहीं है ना विकास में, आपका तो ध्यान है कि रोज कमाओ और नए नए विधायकों को खरीदो। यानी खोखे सरकार जो ये लेबल आपके ऊपर जनता ने लगाया है, ये बिल्कुल सही लगाया है। और भारतीय जनता पार्टी का रोल इसमें महाराष्ट्र में शकुनी मामा के जैसे रोल है। ये शकुनी मामा बन करके खेल खेल रहे हैं। और इनको याद दिला दूं, अपना अहंकार कम करिए। अहंकार तो रावण को भी था और रावण की मंडोदरी ने क्या कहा था पता है? कि राजा के अहंकार का भुगतान
वो प्रजा को करना पड़ता है। तो ये महाराष्ट्र की प्रजा जो है ना, महाराष्ट्र की जनता जो है, आपके अहंकार का और आपकी विभाजनकारी राजनीति का भुगतान महाराष्ट्र की जनता कर रही है। यहां से प्रोजेक्ट बाहर जा रहे हैं, यहां पर उद्योग नहीं आ रहे, यहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है, यहां पर आने वाले दिनों में समस्याएं बढ़ेगी, उसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी आप जवाब दीजिए। और ये 2018 का कौन सा संशोधन है जिसको चुनाव आयोग ने नहीं माना है और जिसको आप लोग भी लगातार अलोकतांत्रिक बताते रहे हैं, जरा उसके बारे में भी जल्दी से आप जानकारी दे दीजिए, उनके सवालों पर भी जवाब। पहले इन्होंने बोला कि फॉक्सकॉन यहाँ से दिल्ली चले गया, मैं इनको बताना चाहता, गुजरात चले गया। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली नहीं गया, जो महाविकास आघाड़ी थी कांग्रेस का, राष्ट्रवादी कांग्रेस का, उद्धव जी का, ये इनस्टेबल गवर्नमेंट था और कोई भी कॉर्पोरेट जो है वो 20-25 साल का प्लानिंग करता है। इनस्टेबल गवर्नमेंट के साथ वो काम नहीं करना चाहता, वसूली सरकार के साथ वो काम नहीं करना चाहता। स्टेबल गवर्नमेंट गुजरात में थी, इसके लिए वो चली गई। और जब स्टेबल गवर्नमेंट बीजेपी की, और सुनिए ना, सरकार के समय चला गया ना, सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, नरेंद्र मोदी हमारी चरण जी सुनिए, अरे सुनिए, अभी मेरी बात तो सुनिए मेरे भाई, गद्दारी की अरे मेरे भाई, अगर 2 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से नहीं सुनिए ना, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, तो ये महाराष्ट्र राज्य के साथ गद्दारी होती है। हमारे हाँ, ठीक है, यहाँ की जनता के खिलाफ गद्दारी होती है। अरे बाबा हो गया आपका बाबा। अभी जब हमारे मुख्यमंत्री बैठे एकनाथ शिंदे जी उत्तर दीजिए कि बाहर क्यों गए प्रोजेक्ट। डेवोस में 1,55 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट हम लेके आए महाराष्ट्र में 2 दिन के अंदर। ये स्टेबल सरकार है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट वो तो आंकड़े खाली पेपर में है। नहीं, और वसूली सरकार की वजह से चली गई। ये भी याद रखिए, ये जुमले बंद करिए, ये जुमले भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बोल रही है। अब वो जुमले की आदत आपको भी लग गई है, अब वो जुमले अभी भी आप बोल रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र का सियासी मिजाज कैसा है वो अभी से हमें समझ में आ गया है। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जारी रहेगा भी, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की जो सियासत है वो चुनावों के मद्देनजर भी गरमाने वाली है। लेकिन इन सब के बीच उद्धव ठाकरे के हाथ से जैसे नाम और निशान चला गया, उसको लेकर चुनाव आयोग के ऊपर जो गंभीर राजनीतिक आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, क्या ये सही है? चुनाव आयोग के फैसले पर उद्धव ठाकरे का सियासी सवाल उठाना क्या सही है? ये सवाल आज दंगल में हमने पूछा था। आपके जो जवाब मिले हैं, 42% लोगों के जवाब हाँ में है, 58% लोगों के जवाब नहीं में है। और जब सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला जाएगा, उसके बाद किस तरह का फैसला आएगा, इस पर लगातार महाराष्ट्र की राजनीति पर बनी रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ नागालैंड से दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।